Good morning, everyone. We understood the effect of photons on our surface. अगर फोटो सेंसिटिव सरफेस है, लाइट वर्क फंक्शन कम है, या कह सकते हैं कि फोटोन्स की एनर्जी सफिशिएंट है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, राइट। उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उनसे जो करंट बनता है उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। There are few names you were supposed to search out कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया इस आइडिया को, इस फिनोमेना को। तो कौन कौन से थे बता सकते हैं आप? मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या था? हाँ जी, बोलो। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, मैं एक एक करके समझाता हूं आपको। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था पहला। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एक्चुअली पहले आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रहता था। बीइंग साइंस स्टूडेंट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हर्ट्ज ने सबसे पहले लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करी थी। उसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के बाद आप कम्युनिकेशन कर सकते थे, राइट। वर्ल्ड वॉर में इसकी हेल्प से कम्युनिकेशन किया गया था, उससे जीती गई थी वर्ल्ड वॉर। गॉट दैट? सो इसने क्या स्पेसिफिक किया? एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने का सिस्टम, और एक था उनको डिटेक्ट करने का सिस्टम। तो प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम के अंदर आप ऐसे मान लीजिए कि ये प्लेट्स थी और इनके बीच में यहां पे ऐसे बॉब्स अटैच थे, ठीक है। मतलब ये सिलेबस में नहीं है पूरा, तो आपको सिर्फ आइडिया लेना है। यहां से ना एकदम से पल्स आती है, मतलब एक बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। तो जैसे कैपेसिटर प्लेट्स होती है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आता है, वैसे यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली इन P1 P2 लिख देता हूं, इन स्फीयर्स के क्रॉस आता है, जिनके बीच में बहुत थोड़ा सा स्पेस है। सो जो बहुत थोड़े से स्पेस में बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। E इज इक्वल टू V बाय L होता है। सेपरेशन कम रख दी, पोटेंशियल डिफरेंस हाई रख दिया, तो एकदम से जो ये यहाँ पे पल्स आती है उसकी वजह से बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे, यहाँ जो बीच में एयर है, उस एयर का हो जाता है डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। है कोई ध्यान? हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर भी कंडक्टिंग बन जाएगा, उसके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशंस होने लगी। अगर एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। सो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है, तो इसे डिटेक्ट करने के लिए सामने एक डिटेक्टर बनाया गया ऐसे करके, से इट इज S1 S2। ऐसा देखा गया कि जैसे ही यहां पर आप एकदम से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, यहां स्पार्क आता है। यहां पे स्पार्क तभी आता है जब यहां हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। तो ऐसा क्या है उसके अंदर? हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से यहां स्पार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां से यहां कोई एनर्जी ट्रेवल करके जा रही है। सो दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हर्ट्ज ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर ये वाले जो स्फीयर्स हैं, इन स्फीयर्स को ऑलरेडी किसी रेडिएशन से आप एक्सपोज कर देते हैं, तो ये स्पार्क देखना आसान हो जाता है। You are able to view the spark more easily या more prominently if these spheres are exposed to radiation. Obviously उसका रीजन क्या रहा होगा? रीजन ये है कि जैसे रेडिएशन को एक्सपोज किया, यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स निकलने से इनके ऊपर चार्ज आ गया। जब चार्ज आ गया तो ये भी क्या है, बेसिकली एक तरह से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है यहाँ पे, तो इन दोनों को क्या करती है, चार्ज ही करती है वो, राइट। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो ऑलरेडी कुछ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था और फर्दर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो स्पार्क कंपैरेटिवली इजी हो गया डिटेक्ट करना। सो ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो एक दो छोटी छोटी लाइनें लिखेंगे इसमें। सपोर्ट में जो आपने पढ़ा था ना, पहला हर्ट्ज, Hertz observed that detection of electromagnetic wave becomes easier. Detection of electromagnetic wave becomes easier
if radiations are made incident on detector before performing the experiment. Next line में, this actually enhanced the potential difference. This actually enhanced potential difference due to removal of electrons in detector. ठीक है, तो जो दो स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक के ऊपर आपने रेडिएशंस डाल दी, उससे क्या हुआ, एक से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी तो डिटेक्शन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। तो ये समझाता है कि इजी क्यों हुआ, इजी इसलिए हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों, कैसे क्रिएट हुआ होगा, बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्रिएट हुआ होगा। डन, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब कौन बचे, हेल्वेक एंड लेनर्ड। ठीक है, हेल्वेक एंड लेनर्ड लिख दीजिए। हेल्वेक ऑब्जर्वेशन, हेल्वेक ऑब्जर्वेशन। वैसे तो हेल्वेक और लेनर्ड ने मिलकर भी एक्सपेरिमेंट किया था, बट जो मैंने कल आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप समझाया था वो हेल्वेक की ऑब्जर्वेशन थी। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ने आपको क्लियर किया था कि अगर आप उसके नॉब के ऊपर ऑलरेडी कोई रेडिएशन डाल देते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, जिससे अगर आप नेगेटिवली चार्ज लीड्स लेते हैं तो वो और ज्यादा रिपल्शन शो करने लगते हैं। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर करते हैं तो उनके बीच में जो रिपल्शन थी वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। राइट, सोच लो क्या बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, आप फिर से एक बार ट्राई करना। हमें ये क्लियर करना है कि अगर नॉब के ऊपर रेडिएशंस फॉल करवाई जाए, नॉब के ऊपर रेडिएशंस फॉल करवाई जाए, तो रिपल्शन कब बढ़ेगी, जब इनिशियली नेगेटिवली चार्ज था या जब इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो चार्ज कम हो गया, तो नेगेटिवली चार्ज के केस में कंपैरेटिवली कम आएगा, रिपल्शन कम हो जाएगी, और ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज था तो उसमें रिपल्शन कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना उसे और ज्यादा पॉजिटिव बनाएगा। होप दैट इज क्लियर, ये ध्यान रखिए अच्छे से। चलिए फाइन, तो ये हो गई हेल्वेक जो आपने अभी पढ़ी, जो कल लिख लिया था हम लोगों ने। देन कम्स लेनर्ड। हेल्वेक एंड लेनर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, जो हमें आज एक्चुअली पढ़ना है वही उसके ऊपर आ जाता है। एक ना इवैक्यूएटेड ट्यूब कंसिडर करी। इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है। ठीक है, और उसमें फिर दो प्लेट्स बनाई जाती है, एक प्लेट को कैथोड बोलते हैं, एक प्लेट को एनोड बोलते हैं। जिसको बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया वो एनोड है, जिसको बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट किया वो कैथोड है। कैथोड को बना देते हैं फोटोसेंसिटिव। कैथोड कैसे मेटेरियल का होता है, फोटोसेंसिटिव, और उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाई जाती है। रेडिएशन फॉल करवाने से करंट ऑब्जर्व किया गया। करंट ऑब्जर्व हुआ तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आई है। इलेक्ट्रॉन कहां से आए, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन फॉल करने से फोटोसेंसिटिव मटेरियल से निकले। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमें आज कंप्लीट करना ही है तो इसके बारे में सिर्फ लिख लेते हैं यहां पे, फिर कंप्लीट करेंगे। लिखिए जरा, लेनर्ड लेनर्ड observed flow of electric current Leonard observed flow of electric current when photosensitive cathode
was exposed to electromagnetic radiations, बेसिकली अल्ट्रावायलेट यूज की गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ब्रैकेट में लिख देना अल्ट्रावायलेट। in an लिख दो, an evacuated glass tube, in evacuated glass tube having 2 electrodes, a cathode and an anode। तो जैसे आप कैथोड एनोड बोलते हो तो उसका इटसेल्फ मतलब ये होता है कि एनोड मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है और कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट किया गया। तो समझे फिर क्या हुआ होगा, अगर आप वैसे ग्लास ट्यूब कंसिडर कर लो जिसमें एक आपने फोटोसेंसिटिव मेटल की प्लेट लगा दी जिसको नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, उससे कुछ दूर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी जिससे बैटरी के मतलब जिससे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, तो अपने आप तो करंट फ्लो करना शुरू नहीं करेगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ाने पे एक स्टेज आएगी जब इन दोनों के बीच में इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि बीच की एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। उतने हाई पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है, बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर अगर आप फोटो सेंसिटिव कैथोड को रेडिएशन से एक्सपोज करते हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहां भागेगी, पॉजिटिव की तरफ, तो वो अपने आप पॉजिटिव की तरफ भागता है और इससे अगर आपने माइक्रोमीटर लगा रखा तो वहां पे करंट मेजर कर पाते हैं। तो इसका डायग्राम अब बनेगा क्योंकि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करना है। लिखिए जरा, लिखिए इफेक्ट ऑफ नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 इंटेंसिटी, frequency, number 2 intensity of incident radiation on photoelectric current, तो पहले तो ये डायग्राम बना लिया जाए। सपोज यहां पे आप बनाते हैं कैथोड, राइट, और यहां बनाते हैं एनोड। तो कैथोड और एनोड को एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर के अंदर रखा गया है जिसमें आप ऐसे करके एक विंडो शो करते हैं, इस विंडो से रेडिएशंस फॉल करती हैं इसके ऊपर, ऐसे करके चैम्बर बन जाता है। ठीक है, ये चैम्बर बन गया। अब इस चैम्बर में आप इस तरह से करके मतलब ये बाहर भी निकाल सकते हो, दैट्स ओके। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, यहां से रेडिएशंस ने आना है। अब क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, बट यहाँ पे एक छोटा सा चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हम बात कर रहे हैं इसके डायरेक्शन रिवर्स भी करनी पड़ती है। तो इधर एक अरेंजमेंट बनाते हैं, देखना ध्यान से, आप ऐसे करके जैसे पोटेंशियोमीटर होता है ना, पोटेंशियोमीटर वायर वैसे बना के और इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ये बनाया, और यहां मेजरमेंट के लिए आपको माइक्रो एमीटर चाहिए तो वो यहीं लगा दो, माइक्रो एमीटर, क्योंकि करंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके अलावा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यहां पर एक वोल्ट मीटर भी चाहिए, तो एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्लियर? अब एक्चुअली क्या करते हैं, ध्यान देना जरा, ये जैसे मैंने डायरेक्टली यहां कनेक्ट कर दिया ना, इसे क्या करते हैं एक एरो की फॉर्म में लेके चले जाते हैं। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखना, इसे आप जितना इधर लेके जाएंगे, पूरा ध्यान से सुनना, जितना इधर लेके जाएंगे उतना कम ये पार्ट सर्किट में आने वाला है, राइट, और जितना इधर लेके जाएंगे उतने पार्ट ज्यादा आने वाला है। पहले सुन लो एक बार ध्यान से। तो इस वाले अरेंजमेंट में तो क्या होता है, बैटरी का पोटेंशियल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आपने रेजिस्टेंस साथ में कनेक्ट किया तो वहां कुछ ड्रॉप होने वाला है, वो ड्रॉप भी काउंट होना शुरू हो जाता है। तो बेस्ट अरेंजमेंट इसमें क्या रहता है कि पोटेंशियल डिवाइडर, अगर आपको ध्यान हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक आपने सोल्ड एग्जांपल किया था जिसमें ऐसे करके बना रखा था और उसके क्रॉस एक वोल्टेज लगाई थी आपने,
और फिर इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा के पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया था। तो एक्चुअली जो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट होता है उसमें बैटरी के पैरेलल में, ध्यान देना, बैटरी के पैरेलल में आप एक वायर लगाते हैं, जैसे लेट दिस बी द बैटरी यू वांट टू यूज, और इस बैटरी के पैरेलल में आपने यहां पे ऐसे करके रेजिस्टेंस लगा, ये बन गई अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट में ये वाली वायर आपने यहां रखी और इसके अंदर आपने लगाया माइक्रो एमीटर और इसे रखा इधर। अब देखो अरेंजमेंट को, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक आ गया, ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे, ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे। कैथोड वाला आपने लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया, एनोड वाला आपने हायर पे कर दिया। हो गया जो आप चाहते थे। अगर आपको बाय चांस ये स्टडी करना हो कि भाई मुझे पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स करना है, तो सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस वाली वायर को इधर ले जाओ और इस वाली वायर को इधर ले आओ, तो ये वाली हायर पोटेंशियल पे आ जाएगी और ये वाली लोअर पे। इसलिए इस अरेंजमेंट को यूज किया जाता है। आई होप इसकी इंपॉर्टेंस आपको क्लियर होगी कि इसे पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट कहा जाता है। ये पोटेंशियल जैसे मर्जी डिवाइड करो। क्लियर? बनाए फटाफट इसे। माइक्रोमीटर करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है और इसको एक क्वार्ट्ज विंडो प्रोवाइड की जाती है। बन गया? पोटेंशियल डिवाइडर, कैथोड, एनोड, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, क्वार्ट्ज विंडो। सो लिखे इसके बारे में। ये हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए, टू स्टडी रेडिएशन कैथोड पे फॉल होती नहीं दिख रही तो डायग्राम नहीं दिखनी चाहिए आपको, ये प्रॉपर दिखना चाहिए कि यहां से रेडिएशन कैथोड के ऊपर जा रही है। ठीक है, नहीं तो डायग्राम की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो लिखे, हमने क्या लिखा? टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट an experimental setup, an experimental setup as shown in diagram, as shown in diagram is made using अब लिखिए इसमें, using number 1 two electrodes, लिखिए एनोड कोमा डाल के, एनोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एनोड कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ positive terminal of potential difference, and photosensitive cathode, फोटोसेंसिटिव कैथोड कैसे बनाते हैं? आप एल्कली मेटल का इसके ऊपर पेस्ट लगा सकते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में लगा सकते हैं, राइट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं इसकी बाय सम एल्कली मेटल। उससे क्या होगा कि रेडिएशंस के फॉल होने पर इलेक्ट्रॉन निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। दैट्स इट। So, photosensitive cathode connected to negative terminal of potential difference.
connected to negative terminal of potential difference. ठीक है, फिर लिख दीजिए पोटेंशियल, सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, potential divider arrangement to provide any required potential difference, any required potential difference. Third point, evacuated glass tube, मतलब जिसके अंदर वैक्यूम है, evacuated glass tube so that, आपको क्या लगता है वैक्यूम क्यों क्रिएट किया होगा? क्योंकि जो जिन इलेक्ट्रॉन्स ने कैथोड से एनोड जाना है उनकी बीच में किन्हीं पार्टिकल से कोलिजन ना हो जाए। अगर बीच में एयर पार्टिकल्स हुए तो उनसे कोलिजन हो सकती है। गॉट दैट? सो लिखे इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब so that electrons do not, photoelectrons लिखो rather, so that photoelectrons do not undergo any collision in their path, do not undergo any collision in their path. अब नेक्स्ट पॉइंट में क्वार्ट्ज विंडो इज प्रोवाइडेड, quartz window is provided such that radiations of sufficiently high frequency, fall directly on cathode, ठीक है। अब क्या रह गया, देखो दो चीजें रह गई, वोल्टमीटर एंड माइक्रो एमीटर, ये और बता देंगे, लिख दीजिए। ए वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस applied between cathode and anode, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, माइक्रो एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स known as photoelectric current, to measure current due to photoelectrons known as photoelectric current, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा है सर आपको। तो ये मैंने पूरा डिस्क्राइब करवा दिया। अगर एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट एक्सप्लेन करना आए तो आपको सारी चीजें बतानी है, अदरवाइज नहीं भी बतानी तो पता तो होना चाहिए भाई एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था। क्वार्ट्ज विंडो यूज की गई, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब क्यों थी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, वाइवा में पूछा जा सकता है भाई ये बता दो चलो तुम कि ग्लास ट्यूब है ठीक है, दिखता रहेगा बाहर से, लेकिन वो इवैक्यूएटेड क्यों थी, ताकि इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स ना हो बीच में। फाइन, आई होप इट इज वेल अंडरस्टूड बाय यू। अलॉन्ग विद दैट माइक्रो एमीटर क्यों यूज किया, क्योंकि सर करंट भी बहुत थोड़ा सा बनता है, राइट, बहुत थोड़ा करंट बनता है, इसलिए क्या यूज करते हैं माइक्रो एमीटर। ये पोटेंशियल डिवाइडर की क्या जरूरत थी, क्या सर हमें बार बार ना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना पड़ता है, नंबर एक तो, और दूसरा कि जो पोलैरिटी है वो रिवर्स भी करनी पड़ सकती है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी भी करना पड़ सकता है। दैट्स इट, बस होगी बात, डन। अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। लिखिए नंबर वन, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपने ना पता है क्या बताना है मुझे, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी दो चीजें, एनर्जी, राइट, इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीजेस। वैसे श्रेया एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो दोनों चीजें बढ़ती हैं,
पूरी पूरी बात ध्यान से सुनना। आपने इंटेंसिटी किस चीज को डिफाइन किया है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पर ध्यान से सुनिए, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम पर फोटोन एनर्जी की बात करते हैं। आप ये मान के चलिए, हाँ, आप ये मान के चलिए कि हम जब एक इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को किसने एमिट किया? एक फोटोन ने। एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन ने। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी। अगर फोटोन के पास सिर्फ उतनी ही एनर्जी थी तो बस इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल पाया, यानी वर्क फंक्शन सिर्फ सेटिस्फाई हो पाया। लेकिन अगर उस फोटोन के पास एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा थी तो बची एनर्जी कहां जाएगी? मतलब बची एनर्जी को फोटोन वापस ले जाएगा या वो इलेक्ट्रॉन को ही दे देगा? बोल दो फटाफट, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। आई बात समझ में? फोटोन कहता है कि भैया देखो अपना काम हो गया पूरा, अगर उसने एनर्जी देनी है तो के पूरे मन से हमारा आत्मसमर्पण है, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन को अगर उसने बाहर निकाला ही है तो उसने सारी एनर्जी उसको दे देनी है, बस बात खत्म, राइट। सारी एनर्जी दे देनी है और वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो बची एनर्जी कहां जाएगी? इलेक्ट्रॉन की बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो? तो लॉजिक समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। फोटोन आया, एनर्जी कम थी तो कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया मतलब एनर्जी दी है वो? बिल्कुल भी नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी। मजे की बात क्या है ये समझना आपने ध्यान से, कि सारे के सारे फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे समझना, मैं क्लियर करता हूं आपको। एक इलेक्ट्रॉन फोटोन को तब एक्सेप्ट करेगा जब उसकी एक्साइटमेंट हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटमेंट कहां से कहां होती है? ऑर्बिट्स के अंदर होती है, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट। अभी हम जिन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो ऑलरेडी अपने वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड सुना है? वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कंडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, जो बॉन्ड्स का पार्ट होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो ऑलरेडी बॉन्ड से बाहर निकल चुके हैं, ऑर्बिट से बाहर निकल चुके हैं, राइट। वो वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है जो ये सोचो कि सरफेस पे तैयार बैठे हुए करंट फ्लो में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब सुनना जरा, फोटोन आया रिक्वायर्ड एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी लेके, अगर जस्ट वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, और अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। दैट्स सिंपल इट इज। होप इट इज क्लियर टू यू? तो वही चीज यहाँ पे क्लियर करनी है हमें कि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी आपने इंसिडेंट रेडिएशन की तो E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू मतलब एक फोटोन की जो एनर्जी थी वो बढ़ गई, फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो अब जो इलेक्ट्रॉन था उसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या करंट पे कोई फर्क पड़ेगा? मतलब एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्लो स्लो चल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन फास्ट चल रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स के फास्ट चलने से करंट पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? करंट बना किस कारण से? जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड पहुंचते हैं तो कितना चार्ज पर सेकंड पहुंच रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो पर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। अरे बात समझ में? तो ये पूरा सीक्वेंस आपको समझना होता है। तो मतलब ये नहीं कि लेक्चर सुन के चले गए और कहानी हो गई। आप कैपेबल होने चाहिए लेक्चर डिलीवर करने के, तब मान के चलना कि आपको सारे पैरामीटर समझ में आ गए। कहां से शुरू करना है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो पर फोटोन एनर्जी बढ़ गई। अब वो एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दे पा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है। हायर काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा तो जल्दी से ट्रेवल करेगा, यानी पर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, यानी कि करंट बढ़ेगा। लेकिन वो करंट ध्यान से सुनना, एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, जिसको कि हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। सैचुरेशन करंट की कहानी समझाता हूं। वही जैसे कल बताया था, मान लो क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 स्टूडेंट्स ने बड़ा ढीले ढाले तरीके से काम करना शुरू किया। आपने उनको मोटिवेट किया, अरे नहीं नहीं ये होगा वो होगा, चॉकलेट मिलेगी, है ना, पैसे मिलेंगे, तो उन्होंने और अच्छे से काम करना शुरू किया। पर एक लिमिट है ना, उस लिमिट से ऊपर तो नहीं जा सकते ना, सुपरमैन तो है नहीं सारे के सारे। तो उस लिमिट को सैचुरेशन कहते हैं। उससे ज्यादा काम करवाना तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात फिर क्लियर करता हूं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही कम काम कर रहे हैं, उनको आपने मोटिवेट करवा के उनसे ज्यादा काम करवा लिया, यानी एनर्जी ज्यादा दी। फोटोन ने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज्यादा दी तो इलेक्ट्रॉन तेज चलने लगे, उससे थोड़ा सा करंट बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया बस। अब
अगर आप करंट को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा। आगे बात समझ में, तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड फॉल करवाने तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, इंटेंसिटी। तो यहां शुरू करने से पहले हर बच्चे के दिमाग में दो चीजें चली जानी चाहिए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो मैं हर फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहा हूं, मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। याद रखना, इंटेंसिटी जब बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के बढ़ाऊंगा, दोनों पैरामीटर में एक साथ चेंज नहीं करेंगे। अगर मैंने नंबर ऑफ फोटोन सेम रखे तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, और मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखी तो मैं नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहा हूं, तभी तो उसका इफेक्ट पता चलेगा। अगर दोनों चीजें बढ़ा दी तो भाई पता नहीं किसने क्या कर दिया। आगे बात समझे, तो जब मैं कह रहा हूं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब मैं इंटेंसिटी को सेम रख रहा हूं, और इंटेंसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आ रहे हैं। ये क्लियर हुआ, कल भी समझाया था, बट इसके बिना क्लास आगे नहीं चल सकती, ठीक है। तो आपने लिखा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिख दो कीपिंग इंटेंसिटी सेम, ये आपको पता होना चाहिए, कीपिंग इंटेंसिटी सेम। अब ट्रूथफुल चीज ये है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद इंटेंसिटी तो सेम रखी नहीं जा सकती, क्योंकि इंटेंसिटी एनर्जी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो एनर्जी तो वैसे ही बढ़ा दी। तो ये जो इंटेंसिटी सेम रखने की बात बोली, दिस इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब लिखिए, विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, with increase in frequency of photons, with increase in frequency of photons, comma, kinetic energy of emitted electrons increases, kinetic energy of emitted electrons increases, resulting in slight increase in photocurrent, resulting in slight increase in photocurrent, ठीक है, कॉमा डाल के, बट इट गेट्स सैचुरेटेड, it gets saturated and then does not change with frequency, and then does not change with frequency, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, डन है। तो अगर कोई आपको बोले कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की सैचुरेटेड वैल्यू या सैचुरेशन वैल्यू का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसी वेरिएशन होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, इधर फ्रीक्वेंसी इधर सैचुरेशन करंट, और ये बन जाएगा स्ट्रिक्ट। तो यहां बेसिकली सारा डिस्कशन ना वेरिएबल करंट का नहीं होता, सैचुरेशन करंट का होता है। इसीलिए आप समझेंगे कि सैचुरेशन करंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बना दीजिए, और स्टार मार्क करके लिख दीजिए, saturation value of photoelectric current, saturation value of photoelectric current remains independent, saturation value of photoelectric current remains independent of frequency, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई, ठीक है। अब सेकंड क्या आएगा, इंटेंसिटी, लिखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, यहां भी कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम, अब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करनी, ब्रैकेट में डाल के लिख दें कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम। तो अब एकदम से आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बढ़ाने की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड वर्ड साथ में जरूर यूज करना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो गिर रहे हैं मटेरियल के ऊपर, वो बढ़ा दिए हमने। तो यार सीधी सी बात है, अगर एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला है, ऐसा नहीं होता कि सारे फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को निकाल पाते हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती। यार ये क्या कहानी हुई, ध्यान से सुनना इस बात को, आंसर करने की कोशिश करना अगर आप कर सकते हैं। क्या सारे फोटोन्स की एनर्जी सेम है, जो फोटॉन्स गिर रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से, क्या उन सबकी एनर्जी सेम है, यस और नो, यस, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू सेम है तो मतलब सबके पास एनर्जी सेम है, सारे फोटोन बराबर एनर्जी लेके आ रहे हैं, मैं भी इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, मैं भी निकालूंगा, पर आगे तो यार 1% या 2% या 0.1% इलेक्ट्रॉन निकलते हैं,
ये कुछ ऐसा ही है कि मैं मतलब क्लास के अंदर 10-15 बच्चे बैठे हैं और मैंने मुट्ठी के अंदर जो है ना टॉफियां भरी और ऐसे उछाल के फेंक दी। आपको कैच नहीं करनी है, वो अब तक आपके ऊपर गिरेगी या साइड में गिरेगी। तो ऐसा तो नहीं कि सारी टॉफी सबके ऊपर जाके गिर जाएंगी। कोई टॉफी बेंच के ऊपर गिरेगी, कोई फर्श पे गिरेगी, समझ रहे हो, कोई बैग पे जाके गिर जाएगी और कुछ एक आपके ऊपर गिरेंगे जाके। दैट मीन्स जो ऐसे करके रैंडमली फोटोन्स आए वो सारे के सारे थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पा रहे हैं, उनमें से कुछ एक ही निकाल पाते हैं। लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है इस एग्जांपल में और एक्चुअल में, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब हम वर्क फंक्शन बोलते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब वर्क फंक्शन बोलते हैं और कहते हैं मिनिमम एनर्जी, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं होती। जो शुरू के निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना फर्स्ट गो में, ये उनके लिए होती है। सुनो ध्यान से, सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे रेडिएशंस आई, पहला लॉट ऑफ रेडिएशंस आया, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कोई करंट कैरिंग वायर जो है वो चार्ज तो नहीं होती, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकले तो सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। आ रही बात समझ में? जो सरफेस ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हो सकता है फोटॉन्स अब इलेक्ट्रॉन्स को ना निकाल पाए। इसीलिए जब एक लॉट ऑफ फोटॉन्स फॉल करता है तो 1% 2% फोटॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाते हैं। कारण मैं बिल्कुल क्रक्स बता रहा हूं। एवरी इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिक्वायर वर्क फंक्शन, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज यूजुअली ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज यूजुअली ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो इसीलिए फोटॉन्स उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाते। क्या ये बात ठीक से समझ आई आपको? फाइन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम इंटेंसिटी का इफेक्ट देखना चाहते हैं, ये लाइन आप चाहो तो लिख लो, स्टार मार्क करके ऊपर, स्टार मार्क करके लिख दो ऊपर, लिखिए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में भी फ्री वर्ड लिख दो साथ में, ब्रैकेट में डाल दो बेशक से, ऊपर लिख दो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, गेट कन्वर्टेड इनटू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनका इजेक्शन हो पाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। as the energy required is usually greater than work function, या energy required by most of them, energy required by most of them is greater than वर्क फंक्शन। अब तो क्लियर हो गया ना, क्रिस्टल क्लियर होगी सारी चीज। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एफिशिएंसी कितनी रहती है? 1%, 2%, 0.1% टाइप्स, यानी बहुत कम ही फोटॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी रहे, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से निकलेगा, एक से ये नहीं सोच सकते कि एक के बाद एक दो फोटोन आ गए तब इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी ले जाए ना, एक फोटोन ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। गॉट दैट? चलिए फाइन। अब इंटेंसिटी पढ़ रहे, लिखिए जरा, with increase in intensity, with increase in intensity, comma, number of photons incident, number of photons incident per second increases, number of photons incident per second increases, which increases the number of photoelectrons, which increases the number of photoelectrons, and hence photoelectric current also increases. Hence photoelectric current also increases. तो अब यहां से क्या बात समझ आई कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज करता है और लीनियरली इंक्रीज करता है। लिख दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जहां लास्ट में लिखा ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, उसमें लिख देना लीनियरली, करंट और इंटेंसिटी, इट गोज लाइक दिस। अगर आप इंटेंसिटी जीरो कर दें, मतलब कोई फोटॉन्स ही फॉल नहीं कर रहे हैं, तो करंट जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। और ध्यान रखें, इसको आप सैचुरेशन करंट बोल सकते हैं, क्योंकि जब सैचुरेट हो गया, जब फिक्स हो गया, उसी को स्टडी करोगे आप, तो इस तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है,
तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सैचुरेटेड करंट नहीं बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से बिल्कुल बढ़ेगा। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे हमने दो चीजों की वेरिएशन देखनी थी, वो देख ली। अब इसके बाद बारी आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। किसके? स्टॉपिंग पोटेंशियल की और काइनेटिक एनर्जी। देखना यहां पे ना पांच पांच टर्म्स हैं जिनको बहुत ढंग से समझना है। आने वाली रेडिएशन की दो चीजें, कौन कौन सी? फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। आने वाली रेडिएशन की क्या? फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, है ना, थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए। उसके बाद इंटेंसिटी, जब ये फॉल कर चुकी रेडिएशन, उसके बाद क्या? सबसे पहला फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और दो टर्म्स पढ़ाने वाला हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अलावा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिखिए जरा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्टॉप करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दीजिए, इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as the reverse potential difference, reverse potential difference to be applied between electrodes, reverse potential difference to be applied between electrodes to make photoelectric current zero, to make photoelectric current zero। मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट को वैनिश करना है तो मुझे रिवर्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। पहले इस बात को समझ लो, इससे क्या तात्पर्य है। अगर आपने इसे उठा के इधर लगा दिया और इसे उठा के इधर लगा दिया, तो कैथोड बन गया हायर पोटेंशियल के ऊपर। सोचो, इसे इधर ले आए तो ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है, और इसे उधर ले गए तो ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है। तो कैथोड चला गया हायर पोटेंशियल पे, एनोड चला गया लोअर पोटेंशियल पे। यानी इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां इजीली ट्रेवल करते हैं? लोअर टू हायर या हायर टू लोअर? लोअर टू हायर। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स इजीली कहां से कहां ट्रेवल करते हैं? लोअर टू हायर, मतलब पॉजिटिव की तरफ आसानी से जाते हैं। लेकिन अब आपने क्या कर दिया? इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको कर दिया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव की तरफ कैसे जाएंगे? नेगेटिव से तो रिपेल होते हैं। सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां से यहां पहुंचना हो गया मुश्किल। अब खुद सोचो यार, इस पेन को, मार्कर को यहां से छोड़ दो तो अपने आप नीचे भाग के आता है। इलेक्ट्रॉन को अगर नेगेटिव से छोड़ा जाए तो पॉजिटिव की तरफ तो खुद से भाग के जाता है। लेकिन करके मुझे यहां से ऊपर तक पहुंचाना है तो क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। स्पीड देनी पड़ेगी ना इसको, तभी तो जाएगा ऊपर। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को अब पॉजिटिव से नेगेटिव तक पहुंचना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करेगी नहीं पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, राइट? तो ऐसे याद करो थोड़ा सा प्लस वन का, अगर तुम्हें ध्यान हो। अगर एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट से रिलीज किया जाता है तो नीचे आते थे कितनी स्पीड गेन करता है? √2gh। तो अगर उसको यहां से √2gh की स्पीड दी जाए तो वो ऊपर तक पहुंचेगा ना। या ऐसे समझो, एच हाइट नीचे आने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है? mgh। यानी कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन होती है? mgh। अगर इसे ऊपर वहां तक पहुंचाना है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? mgh, राइट? कल आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन करी थी। energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। अब 1 volt की बजाय v potential difference अगर बोल दें, v potential difference से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो ev एनर्जी गेन करेगा। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस आपने उल्टा कर दिया तो उसको क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए? ev। तो जो मैं अब बोल रहा हूं वो समझना आपके लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, मैंने बड़े सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन वी नॉट वर्ड यूज करेंगे, वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करता है तो कितनी एनर्जी गेन करता है? ईवी नॉट। लेकिन अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा कर दिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए कहा जाए, तो उसी वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए? ई वी नॉट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो फिर इसमें जरा भी परेशानी नहीं आएगी। हुआ क्लियर? ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? आपने रिवर्स करके वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब जिस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ईवी नॉट होगी उससे ज्यादा होगी, वो क्रॉस कर जाएगा। लेकिन हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच पाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच पाए, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर देते हैं। यानी कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी ईवी नॉट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। दैट्स इट। लिख दीजिए, लिखिए।
the polarity from potential divider is reversed. Polarity from potential divider is reversed, and potential difference is increased to a certain value, V नॉट, V कैपिटल लिखेंगे, उसके नीचे 0 लिखेंगे, V नॉट, called stopping potential such that even the most energetic electron is not able to reach the other electron. क्लियर हुआ? बिल्कुल प्रॉपर टर्म्स में आ गया कि भाई सबसे ज्यादा एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो भी नहीं पहुंच पा रहा टू द अदर इलेक्ट्रॉन. लिख दीजिए, नाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0. नाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0. तो इसमें हम लिख देते हैं कि भाई E इंटू वी नॉट जो है दैट इज के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ये लिख दीजिए, मतलब जस्ट एबल टू रीच या डज नॉट रीच को हम सेम ही काउंट कर लेते हैं. मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ही जस्ट पहुंच पा रहा है या वो भी नहीं पहुंच पा रहा, इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग. तो हम लिख देते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, ई वी नॉट, जिसमें वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्लियर हुआ? तो इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन बनता है. क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो बताइए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा. ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वी नॉट कितना, 3 वोल्ट. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ई तो साथ साथ लग गया ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप साथ साथ यूज कर रहे हैं. लिखिए इन केस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, comma, stopping potential is 4 volt. Stopping potential is 4 volt and vice versa. तो मैंने बता दिया, इसके ऊपर एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है, तो वो डायरेक्टली आप कर सकते हैं. कोई ई से डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाती है, या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था उसके साथ ई लगा दो, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या बन जाता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ये रिलेशन ध्यान रहेगा आपको. चलिए अब इनके ऊपर देखना है, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या इंटेंसिटी इफेक्ट करेगी, क्या इनको फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करेगी. अब नेक्स्ट पार्ट हमें ये समझना है. लिखिए जरा फटाफट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. एक्चुअली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसे आप देख नहीं पाएंगे. इलेक्ट्रॉन अंदर चल रहे हैं, हमें क्या पता यार कितनी काइनेटिक एनर्जी चल रहे हैं. हम क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है. वोल्ट मीटर तो मेजर करेगा भाई किस पोटेंशियल पे करंट 0 हो गया. तो आप इसीलिए यहां पे अगर पढ़ना हो तो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली किसको यूज करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को. वो इनडायरेक्टली किसको शो करता है, काइनेटिक एनर्जी को. क्लियर हुआ? तो सोचे जरा, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, आवाज आनी चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपने बढ़ा दिए, लेकिन एनर्जी उनमें है नहीं. भाई आप कुछ काम करवाने जाते थे, बच्चे आपने 100 इकट्ठे कर दिए और कोई भी काम का नहीं है, हर एक जो भांग खा के आया हुआ है. अब क्या होगा, क्या वो काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो सोचिए, अगर आपने नंबर ऑफ फोटोन्स तो बढ़ा दिए पर एनर्जी है नहीं उनके पास, तो कोई काम नहीं होगा. उसमें कुछ बच्चे बहुत खुश हो गए, सर सुबह सुबह थोड़ी दे दिया करो. नहीं, चलो आगे लिखिए जरा. लिखिए, इंटेंसिटी increases only number of photons. Intensity increases only number of photons and not the
energy carried by photon and not the energy carried by photon. So it does not change Kmax, does not change Kmax. Kmax क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Kmax, एंड हेंस V नॉट. ना तो Kmax चेंज हुआ, ना ही V नॉट चेंज हुआ. इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखवाता हूं जो आपको अच्छे से क्लियर रहेगा. भाई कोई अगर h में एनर्जी लेके आया है, उसमें से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी निकाल दो, बाकी कहां जाने वाली है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है. इसे Kmax बोलते हैं. ये लाइन जरा ध्यान से देख लेना, आगे जाके हम इसे आइंस्टाइन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे. बट अभी देखो, आने वाली एनर्जी फोटोन की कितनी होगी? h न्यू. उसने इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड किया? वर्क फंक्शन. तो वो घटा दो. इसमें से वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने के बाद कुछ बचा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां लेके जाएगा? एज काइनेटिक एनर्जी. तो याद रखना, Kmax कब लिखते हैं? Kmax सिर्फ तब लिखते हैं जब यहां पे वर्क फंक्शन होता है. क्यों? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी टू बी गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू कम आउट. तो जिन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सबसे आसान था, उनकी एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ही सबसे ज्यादा होने वाली है. इसीलिए इसे क्या लिखते हैं? Kmax. लिख दीजिए. फॉर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू, फॉर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू and work function W naught, Kmax is equal to h nu minus W naught. इसे साफ साफ अलग लाइन में लिखना, Kmax is equal to h nu minus W naught. क्लियर हो गया? अच्छा, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो लास्ट इसमें एक्सप्रेशन Kmax is equal to h nu minus h nu naught. h nu minus h nu naught. आप यहां देख सकते हो, अपने आप फ्रीक्वेंसी वाली चीज क्लियर हो जाएगी. इंटेंसिटी का तो फंडा ही नहीं है, वो तो हमने एक्सप्लेन कर दिया. भाई ना तो ये वाली एनर्जी बढ़ी, ना ये वाली एनर्जी बढ़ी, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली लिखे फटाफट. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखे. विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, with increase in frequency of incident photon, लिखे. Kmax of photoelectrons, and hence stopping potential increases. And hence stopping potential increases as explained by the equation, equation लिख दो उठा के. Kmax is equal to h nu minus nu naught. न्यू बढ़ाओगे तो Kmax भी बढ़ जाएगा. अच्छा, Kmax को क्या लिख सकते हैं? EV naught. तो यहां लिख दो EV naught is equal to h nu minus h nu naught. EV naught is equal to h nu minus h nu naught. V naught क्या बन गया? h by e into nu minus h by e into nu naught. यहां तक ले आइए. भाई कोई वेरिएशन पढ़नी है ग्राफ के फॉर्म में तो किसी इक्वेशन से ही तो आएगी. यहां तो हमने लॉजिकली देख लिया, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा, उतना करंट बढ़ता चला गया. यहां पे क्या करें? यहां देखो, V नॉट वर्सेस न्यू आपको ग्राफ बनाना है. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो V नॉट भी बढ़ता चला जाएगा. क्लियर? लिखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और ये ग्राफ यहां से उठेगा, ध्यान देना. ऐसे स्ट्रेट लाइन करना है अपने से. पीछे अगर बनाना है तो डॉटेड बनाना है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो जो ये इंटरसेप्ट है यहां पे, ये है ये वाला. दिस इज माइनस ऑफ h बाई e इंटू न्यू नॉट, और ये फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट. आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस c दिख रहा है. y इज इक्वल टू mx. m क्या होता है? स्लोप. स्लोप पॉजिटिव आ रहा है. y इज इक्वल टू mx प्लस c.
ये सी काउंट हो जाएगा, ये नेगेटिव है। आई होप क्लियर हुआ है ठीक से। तो ये चीज क्या समझाती है, सोचो अगर अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यस और नो? अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए ही नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तब चाहिए जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हो किसी काइनेटिक एनर्जी से। तो देखो इसकी वैल्यू 0 रहेगी कब तक, जब तक कि फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ना हो जाए, और न्यू नॉट के बाद जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वी नॉट लीनियरली बढ़ता चला जाएगा, ये मतलब है इसका। अच्छा इसका स्लोप कितना आया, h/a लिख दीजिए। स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल टू, इक्वल का साइन डालना, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू h/e। तो इस एक्सपेरिमेंट से ना प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को वेरीफाई किया गया, h इज इक्वल टू e टाइम्स स्लोप, लिख दे प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h इज इक्वल टू e टाइम्स स्लोप, ये मिलता है आपको यहां से। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो अभी इतना ही करते हैं, ये जितना पार्ट मैंने करवाया इसको ढंग से समझना। क्या इंसिडेंट रेडिएशन की दो चीजें, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, उसका इफेक्ट किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। दो छोटे छोटे ग्राफ्स रह गए, कोई बात नहीं, वो कल ही समझाऊंगा। अभी आपके दिमाग में ये कैरी होना चाहिए कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के साथ वेरी करता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ। बस इस चीज से आपका चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। डन है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का होमवर्क सुन लीजिए आप लोग प्लीज। एक तो आप ये सारा कंप्लीट करेंगे 2 लेक्चर में जितना मैं करवा रहा हूं आपको, और उसके साथ साथ अब स्टार्ट कर देते हैं ईएमआई। तो कल के लिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स रिवाइज करके आएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो यहां बैठने वाले हैं उनको मैं एक बार 10 मिनट में मैग्नेटिक फ्लक्स रिवाइज करवा देता हूं। जिसने भी रिवाइज करना है, जो नहीं करना चाहते हो जा सकते हैं, लेकिन कल आपका मैग्नेटिक फ्लक्स और हो पाए तो फैराडेज लॉ का टॉपिक, ये दो चीजें पूरी तरह से रिवाइज करके आना, ठीक है। लीजिए क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं इसे। देखिए जरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। आप सबको गॉस थ्योरम आती है, गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक चीज खास तौर पे बोली गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट। ऐसे ही यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया नॉर्मल टू इट। मतलब अगर मैं ये सरफेस कंसिडर करता हूं, मतलब ऐसे देखना, ये सरफेस कंसिडर करता हूं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर है, तो बस सीधा सीधा हो गया। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, लेकिन ये सरफेस ऐसे, देख सकते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इफेक्टिव परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ेगा, या फिर इफेक्टिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। ये मतलब होता है इस चीज का। तो ऐसा करने में डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो वो सिंपली ऐसे समझना, जब भी ऐसे करके कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो आप लिख सकते हैं भाई, मतलब समझ लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए ये सरफेस था, और इस सरफेस में आपने एक छोटा सा एलिमेंट डीएस चूज किया, जिसका कि नॉर्मल इधर डिफाइंड है और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीचों बीच इधर भाग रही है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एंगल भी थीटा। आपको क्या करना होता है, एंगल कंसीडर करना होता है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग आएगा वो क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। क्यों भी पूछना, जिस तरफ एंगल थीटा होता है वहां पे क्या बनता है, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर बनता है साइन थीटा। तो इसका इधर कंपोनेंट कंसीडर करोगे तो क्या आ गया, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस यूनिट। बी कॉस थीटा के लिए यूनिट एरिया बात करो, यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट। अगर मैं यूनिट एरिया में इतनी फील्ड लाइन सोच रहा हूं तो डीएस एरिया में कितनी आ जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाय डीएस। तो बी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात ध्यान से सुन ले। बी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, और डीएस से मल्टीप्लाई किया तो बन गया बी डीएस कॉस थीटा। ये बन गया नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग डीएस एरिया परपेंडिकुलर टू इट। क्लियर। अब डीएस के लिए तो हो गया, बन गया बी डॉट डीएस, बी डॉट डीएस। लेकिन अगर मान लो इस पूरे एरिया एस के लिए सॉल्व करना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, ये तो बन गया डी फाई, है ना, और टोटल फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएस। ये वाली बात समझनी है।
ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे निकलता है, बी डॉट डी एस इंटीग्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन तब यूज करना पड़ेगा जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है। अगर बाई चांस मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया के ऊपर कांस्टेंट है तो सीधा उठा के मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, क्वेश्चन डन है। या डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में बी डॉट एस कर देंगे। तो दिस इज इट। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करना, आपको डायरेक्टली मूव ऑन करना होता है टुवर्ड्स फैराडेज लॉ। तो बस ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स कैसे निकलेगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये करके निकलता है। तो भाई समझे ध्यान से, एरिया जो भी बना उसको आप मैग्नेटिक फील्ड कौन से मल्टीप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर वाले से, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर वाले एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट दैट? तो उसके बेसिस पे आप फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अब फैराडे ने कहा कि भाई अगर एक लूप कंसिडर करते हैं और उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करता है, अब चेंज तो तब बता पाओगे ना जब ये बता पाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता कैसे। अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए लूप चेंजेस तो उसके अंदर करंट आ जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से समझना है तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई बताएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड की होती है। कितने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है? तो आप ये समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यानी टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है एसआई, उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस। इनको मिक्स नहीं करो, बिल्कुल आसान रखो। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला है और सीजीएस क्या है? गॉस। राइट? टेस्ला एंड गॉस। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। और जो ये टेस्ला मीटर स्क्वायर आपने लिखा इसे बोलते हैं वेबर। तो जो आप वेबर कह रहे थे वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट इज वेबर एंड सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल। क्या है? मैक्सवेल। और एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं? 10⁸। याद रखेंगे? चलिए सुनिए फिर ध्यान से। टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स है। और वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं वेबर के अंदर, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। याद रखना है आपने अच्छे से। ठीक है, अब बात आती है सीधी सीधी चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो देखो हुआ ये कि फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जैसे लूप होता है, लूप कंसिडर किया और उसके साथ ऐसे करके गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। ठीक है, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? उसमें से अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो उस डिफ्लेक्शन को मेजर करता है। तो इसके सामने रखा गया एक मैग्नेट से नॉर्थ साउथ, कॉइल की एक्सेस के अलाउंग, इस तरह से कि जैसे कॉइल इस प्लेन में है तो इसके सामने यहां पे रख दिया मैग्नेट। मैग्नेट जो है वो कॉइल की तरफ आ रहा है। अगर तो मैग्नेट को वहीं रखा तो कोई करंट नहीं था। जैसे ही मैग्नेट का मोशन शुरू किया या कॉइल का मोशन शुरू किया, इनका इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन आपने शुरू किया, कोई एक चल पड़े तो यहां पे डिफ्लेक्शन आने लगी। अब खास बात, अगर मैग्नेट पास आया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आई। अगर मैग्नेट को फास्ट लेके आए, जिस भी स्पीड से पहले ला रहे थे उससे तेज लेके आए तो डिफ्लेक्शन बढ़ गई। तो मैग्नेट के पास आने से डिफ्लेक्शन आई, मैग्नेट के तेजी से पास आने से डिफ्लेक्शन बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? भाई पहली बात तो कि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस कर रही थी, जिनको दिखाने का तरीका है कि आप ऐसे करके शो कर दो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं। गॉट दैट? तो जितने पास आएगा उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, जितना तेज आएगा उतनी तेजी से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करेंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी ये समझाना आपको। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना तेजी से मूव करेगा उतने तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। तो ये अल्टीमेट कंक्लूजन था। एक बार लास्ट टाइम सुन लीजिए। मैग्नेट पास आता है तो ज्यादा फील्ड लाइंस अटैच हो जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट ऑब्जर्व होता है। लेकिन आप मैग्नेट को जितना फास्ट लेके आते हैं उतनी तेजी से वो चेंज करता है, इसीलिए डिफ्लेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा आ जाती है। ठीक है, डन। अब दूसरा, बाई चांस आप मैग्नेट को पास लाने की बजाय दूर लेके जाए, सेम पोलैरिटी की तरफ से दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ बढ़ रही थी वो इधर की तरफ चेंज होने लगेगी।
कम होने लगेंगी। तो दूर लेके जाऊंगा, मतलब दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिड्यूस हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिड्यूस हो गई तो यहां पे करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा तो करंट की डायरेक्शन अलग होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज करेगा तो डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो एक्चुअल कंक्लूजन्स, नंबर 1, रिलेटिव मोशन जितना ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा, उतना इंडक्शन इफेक्ट ज्यादा होगा। सेकेंड, मैग्नेट पास आएगा, पास आने से क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में डिफ्लेक्शन की यानी पोलैरिटी बोल सकते हो, पोलैरिटी अलग होगी। जब ये दूर जाएगा तो पोलैरिटी डिफरेंट होगी। सो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन कि वेदर द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपसे कोई 1 मार्क में पूछ ले व्हाट डिसाइड्स द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वेदर द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम, उससे ये चीज क्लियर होती है। डन है। तो फैराडे ने तो सिर्फ अपने 3 लॉज दिए, या 2 में भी हम उसको समाप्त कर सकते हैं। फैराडे ने क्या कहा, whenever magnetic flux linked with a conducting loop changes, conducting वर्ड बोलना जरूरी है क्योंकि उसी में करंट आ सकता है। whenever magnetic flux linked with conducting loop changes with time, an EMF and a current are induced in it. डन। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल कि उसने बता दिया कि हाँ भाई ऐसा होता है। और साथ में एक बात बताई कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट है वो तभी तक रहेगा जब तक ये रिलेटिव मोशन रहेगा। मान लो आपने इसको इधर मूव किया और फिर रोक दिया, जैसे आप रोकोगे ना सेम मोमेंट पे यहां पे करंट कितना हो जाएगा, 0। सो इसमें पूरा क्या हम लिखते हैं, whenever magnetic flux linked with a coil changes with time, EMF/current is induced in it, which stays in the circuit till relative motion is present or till magnetic flux keeps on changing. डन। अब कई लोग इसको 2 लॉज बनाते हैं, हमने एक में दोनों को सपोज पढ़ लिया। अब सेकेंड लॉ जो है वो क्या बताता है, वो बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो उसमें सीधा सीधा कहता है ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, यानी स्लो ला रहे हो तो कम ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, कम करंट आ रहा है, फास्ट लेके आ रहे हो तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ज्यादा करंट। क्लियर हुआ? सो यहां पे आप डेल्टा यूज करते हैं तो ओवर ए टाइम पीरियड करते हैं, अगर डी यूज करते हैं तो इंस्टेंटेनियस के लिए करते हैं। मैं लिख के दिखाता हूं दोनों। E becomes equal to certain constant into d phi by dt, और SI सिस्टम, हम जो सिस्टम यूज करते हैं SI और CGS, उसके अंदर K की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो E सिंपली becomes equal to d phi by dt। याद रखना फैराडे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई थी, उसने डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं किया था। डायरेक्शन का डिस्कशन किसने किया, लेंज ने किया था। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड, आपने देखा ना दोनों में कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं हुई कि ईएमएफ इंड्यूस होती है कब तक रहती है ना, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो इसीलिए ये डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें अगर मैं E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी लिखता हूं, ये होती है एवरेज वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अगर डी फाई बाय डी टी लिखता हूं तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है। तो दोनों के क्वेश्चंस करने में क्या डिफरेंस, जब न्यूमेरिकल करोगे तब तो ध्यान रखना आप E डिफाइन करते हो यहां पे मॉडुलस डाल देना। E डिफाइन करते हो क्या डाल देंगे, मॉडुलस न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि आप तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने वाले हैं। या अगर आप सिंपल तरीके से सॉल्व करिए, E इज इक्वल टू डेल्टा फाई का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, आप इनिशियल माइनस फाइनल मत करो। तो नेगेटिव साइन आ गया तो बस इतना ही बताना कि नेगेटिव साइन शोज भी ऑपोजिशन ऑफ, दैट्स इट। सो दोनों लॉज हो गए और फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड आप एसएलआर से क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं एक दो टाइप्स बताता हूं। वैसे भी प्लस वन वाले बच्चों को क्वेश्चंस कर रहा था तो उनको ये समझा रहा था कि अगर आप जैसे आप मान लो क्रिकेट ही खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए क्या आप ये एंटिसिपेट करते हैं कि बॉलर अब बॉल कहां डालने वाला है? जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं क्या थोड़ा बहुत आप ये सोचते हैं उसके हाथ को देख के कि ये बॉल ना मेरे से थोड़ा सा आगे गिरने वाली है, ये यॉर्कर आने वाली है, ये स्पिन होने वाली है? थोड़ा सा आइडिया लगा पाते हैं? जो लगा पाते हैं वही नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं, जो नहीं लगा पा रहे होते हैं तो सिर्फ टोरे मार रहे होते हैं, इसलिए थोड़े दिन में काम खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही बैडमिंटन का एग्जांपल देता हूं। चलो जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो क्या आप सामने वाले का हाथ देख के एंटिसिपेट नहीं करोगे ड्रॉप गिरने वाला है या स्मैश आने वाला है? तो जो ऐसा कर पाते हैं वो थोड़ा आगे तक जाते हैं। सो सिंपल है, ठीक है, इट्स ऑल अ गेम ऑफ एंटिसिपेशन। तो हाँ, यहां पे मैं ये बता रहा था कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हो तो अगर बिल्कुल खाली दिमाग के साथ बैठते हो कि देखूंगा पढ़ूंगा क्या होगा, तो आप बिल्कुल बैकफुट पे हैं। अगर आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि इसके न्यूमेरिकल लगभग किस किस टाइप के आते हैं तो आप बाकियों से 2 स्टेप आगे हो। यानी कि कैसे न्यूमेरिकल्स, यार कॉइल वाले न्यूमेरिकल आते हैं, उनमें पता है क्या क्या होता है कि कॉइल प्रोवाइड कर रखी है
और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज 1 सेकंड में कितनी चेंज होगी, 1 सेकंड में 5 से 12 हो गई, मान रहे हो? मतलब ऑलरेडी आपके माइंड में क्या चल रहा है कि न्यूमेरिकल आएगा तो कैसा आएगा कि कॉइल का एरिया दे रखा होगा और वो बताएंगे कि भाई 1 सेकंड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है 5 से 12 हो गई, तो ठीक है मैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालूंगा और डिवाइड बाय टाइम कर दूंगा। क्लियर? फिर वो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है यार कि वो ना कॉइल को तो ऐसे रखे और फिर बोले कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से और यहां रिवर्स कर दी। अब यार रिवर्स में क्या करेंगे? रिवर्स में अगर पहले वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को पॉजिटिव कंसीडर किया है तो बाद वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी लूप के लिए, लूप के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और जो आप फ्लक्स निकाल रहे हैं उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल के पैरेलल है तो पॉजिटिव फ्लक्स है और उसके ऑपोजिट है तो नेगेटिव फ्लक्स है। क्लियर हुआ? सो इसमें क्या हो जाएगा, φ1 अगर पॉजिटिव लिखा तो φ2 कैसे लिखोगे, नेगेटिव। तो जो डेल्टा फाई निकालोगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, दोनों ऐड होंगे। नहीं तो सोचो ना, अगर जितनी मैग्नेटिक फील्ड इधर थी उतनी इधर हो गई तो एक बच्चा कहे अरे ये तो अपोजिट हो गई, कैंसिल। कैंसिल नहीं भैया, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ और ये भी चेंज हुआ तो टोटल ऐड होके आता है। अब जब ये याद रहेगा, पता होगा क्वेश्चन करने से पहले, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तीसरा कि मैग्नेटिक फील्ड तो भाई इधर ही रहती है, ये जो कॉइल है, लूप है ना, इसको उठा के पलट दिया ऐसे। दो तरीके हैं, यहां से सिर्फ इतना किया और यहां से ऐसे किया। गॉट दैट? तो जब यहां से ऐसे किया तो कितना चेंज किया, 90 डिग्री। यानी पहले जितना फ्लक्स था उसको उठा के कितना कर दिया, 0। समझ रहे हो ना? अगर आपको ये तो ध्यान होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के परपेंडिकुलर होती है तो पूरा फ्लक्स बनता है B इंटू ए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के पैरेलल होती है तो 0 फ्लक्स बनता है। सो ऐसे केस में फ्लक्स चेंज कितना हो गया, जितना इनिशियल था दैट इटसेल्फ। और अगर बाई चांस इसको ऐसे पलट दिया तो ट्वाइस ऑफ इनिशियल, ट्वाइस ऑफ बी ए। तो ये मैं आपको टाइप्स समझा रहा हूं कि एक तरफ के फ्लक्स को बी ए लिखना है तो अगर लूप को पूरा पलट दिया तो फ्लक्स चेंज कितना हो गया, 2ba। अगर उसे 90 डिग्री घुमा दिया तो फ्लक्स चेंज कितना हो गया, ba। या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो फिर से 2ba हो गया चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड वैनिश कर देते हैं तो ba हो गया, जितना था वो एज इट इज। तो आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे नहीं खेलना है। पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है वो सोलेनॉइड वाला है। मैं उसका ब्रीफ करता हूं, बस ये आज के लिए लास्ट है कि सोलेनॉइड के क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए, कैसे आता है। एक सोलेनॉइड के अंदर कॉइल रख देते हैं, ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, याद है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है B। आपने लूप को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि उसमें क्या कहा गया, सिर्फ ये मत देखना कि लूप रख दिया, दे मे प्ले विद योर माइंड। लूप को ऐसे करके रख दिया, यानी लूप का प्लेन एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, लूप का प्लेन एक्सिस के पैरेलल है तो फ्लक्स कितना हुआ फ्रेंड्स, फ्लक्स कितना हुआ, 0। बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल हो गई तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसमें तो कोई फ्लक्स ही नहीं है। आप करंट को अगर चेंज भी कर लोगे तो भी कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, यानी इस केस में क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी, नो। तो बन गया क्वेश्चन, समझ रहे हो? अब उसने क्या किया, ऐसे की बजाय आपको कहा कि इस बार जो है ना ये ऐसे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, यानी एक्सिस जो है वो इसके परपेंडिकुलर। प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी ये अगर प्लेन है तो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड। अब बन जाएगी बात। अब क्या होगा, आप पहले फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स क्या होगा, B इंटू ए। फिर आप अगर ईएमएफ इंड्यूस निकालना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, डी फाई बाय डी टी। अब इसमें से देखो B की वैल्यू पुट करूं तो म्यू नॉट एन आई और साथ में ए आ गया। ना तो लूप का एरिया चेंज करेगा, ना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन दी सॉलिड चेंज करेगा, ना म्यू नॉट चेंज करेगा। तो म्यू नॉट एन ए तो एज इट इज, चेंज कौन करेगा, करंट, डी आई बाय डी टी। उठा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब आपके दिमाग में क्या चल रही है, ये जो सॉलिड का क्वेश्चन आता है ना, उसमें क्या पता होना चाहिए मुझे, जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के होगा, पक्का। अब लूप के बारे में ध्यान से पढ़ो, अगर लूप का प्लेन भी एक्सिस के पैरेलल है तो फ्लक्स ही नहीं बन रहा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। और अगर वो परपेंडिकुलर है तो B इंटू ए का फ्लक्स बन रहा है। अब दो काम हो सकते हैं, वो करंट चेंज ना करके लूप का प्लेन चेंज कर दे, या फिर वो लूप को एज इट इज रख के करंट चेंज कर दे, या वो नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दे।
तो उसके ऊपर फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो घबराना नहीं है, बस उठा के यहाँ से सॉल्व कर दो, दैट्स इट। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई, आप कर पाएंगे। तो दोनों टॉपिक रिवाइज करके और इसके न्यूमेरिकल्स करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेंस लॉ और मोशनल ईएमएफ ये दो चीजें करवा दूँ, ठीक है। हाँ जी दिनेश बोलिए, क्या कहना चाहते हैं?